द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय 18। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर से बनाया जाएगा और इस सूर्य के नीचे कुछ नया नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि यह देख नई है? यह तो प्राचीन युग से हमारे सामने थी। एक्सीजियास्टिस। चलिए तुलना करने और अंतर बताने वाली तकनीक का उपयोग करते हुए 8 जोड़ी कंपनियों पर ग्राहम के उत्कृष्ट लेख को अपडेट करें। इस तकनीक को उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल और न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में अपने व्याख्यान में अग्रणी बनाया था। ध्यान रखें कि ये सारांश इन स्टॉक्स का वर्णन केवल निर्दिष्ट अवधि के लिए करते हैं। सस्ते स्टॉक बाद में ओवर प्राइस हो सकते हैं। महंगे स्टॉक्स सस्ते हो सकते हैं। अपने जीवन काल में लगभग हर एक स्टॉक कभी न कभी बार्गेन रहा होता है, जो कभी महंगा होता जाता है। निश्चित ही अच्छी और बुरी कंपनियां होती है, लेकिन अच्छे स्टॉक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। केवल शेयरों के अच्छे भाव हो सकते हैं जो आते जाते रहते हैं। जोड़ी नंबर 1, सिस्को और सिस्को। 27 मार्च 2000 को सिस्को CISCO सिस्टम ई को दुनिया के सबसे मूल्यवान कॉरपोरेशन बन गई, जबकि इसके शेयर ने कुल मूल्य 548 बिलियन को स्पर्श किया। सिस्को इंटरनेट पर डेटा डायरेक्ट करने के उपकरण बनाती थी। उन्होंने अपना शेयर जनता को पहली बार 10 वर्ष पूर्व बेचा था। यदि आपने शुरुआती प्रस्ताव पर सिस्को का शेयर खरीदा होता और इसे रखे रखते तो आपको इतना लाभ होता जो किसी सिरफिरे के लिखी गलित संख्या प्रतीत होती है। 1,03,697%, 217% का औसत वार्षिक रिटर्न। अपनी पिछली 4 वित्त तिमाही में सिस्को ने रेवेन्यू के रूप में 14.9 बिलियन और आय के रूप में 4.5 बिलियन अर्जित किए। इनके अलावा सिस्को SYSCO कॉर्प भी है, जो संस्थागत रसोइयों को खाना सप्लाई करती है और बीते 30 वर्षों से सार्वजनिक रूप से ट्रेड कर रही है। बीती 4 तिमाही में सिस्को ने 17.7 बिलियन का रेवेन्यू दिया था, जो सिस्को से लगभग 20% अधिक है। लेकिन इनकी शुद्ध आय केवल 457 मिलियन थी। 1.7 बिलियन के बाजार मूल्य के साथ सिस्को ने शेयर इसकी आय से 26 गुना अधिक पर ट्रेड हुए थे, जो 31 PE रेशियो बाजार औसत से काफ़ी कम था। यह शब्द संबंधी एक खेल जो पारंपरिक निवेशक खेल सकता है कुछ इस तरह है। मेरे सिस्को सिस्टम कहने पर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? इंटरनेट, भविष्य की इंडस्ट्री, शानदार शेयर, हॉट स्टॉक। क्या उनके बढ़ने से पहले मैं कुछ और खरीद सकता हूँ? और सिस्को कॉर्प कहने पर उधर डिलीवरी ट्रक, सूटकाश, अमेरिकी व्यंजन, स्टॉपी लुजोस, एक तरह का सैंडविच, शेपर्ड पाई, मसालेदार गोश्त, स्कूल लंच, अस्पताल का खाना। माफ़ करें, मुझे और भूख नहीं है। यह सुस्थापित बात है कि लोग अक्सर स्टॉक्स का एक मानसिक मूल्य निर्धारित कर लेते हैं, जो मुख्य रूप से उस काल्पनिक तस्वीर पर आधारित होता है जो कंपनियां हमारे भीतर बैठाती है। लेकिन इंटरनेट इन्वेस्टर हमेशा गहराई में जाते हैं। देखिए सिस्को और सिस्को के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या संदेहास्पद मिला। सिस्को CISCO के रेवेन्यू ग्रोथ व आय मुख्यतः अधिग्रहण से आए थे। केवल सितंबर माह में ही सिस्को ने 11 अन्य फर्मों को खरीदने में 10.2 बिलियन चुकाए थे। इतनी सारी कंपनियों को इतनी जल्दी कैसे मिला? इसके साथ मोटे तौर पर सिस्को ने बीते 6 माह की आय उसके कारोबार से नहीं बल्कि इसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्टॉक ऑप्शन के उपयोग से मिले टैक्स ब्रेक से हुई थी, जो सिस्को के निवेश बेचकर 5.8 बिलियन का लाभ कमाया और 6 बिलियन के और खरीद लिया। यह इंटरनेट कंपनी है या म्यूचुअल फंड? क्या हो यदि निवेश आगे न बढ़ सके? सिस्को SYSCO ने भी उसी अवधि के दौरान कुछ कंपनियां अधिग्रहण किया था, लेकिन उसने केवल 130 मिलियन का भुगतान किया। सिस्को SYSCO
में अंदर से लोगों का स्टॉक ऑप्शन कुल मिलाकर शेयर आउटस्टैंडिंग सिस्को CISCO के 6.9 के मुकाबले 1.5 था। यदि अंदर के लोग भी अपने ऑक्शन नगद करवा लेते तो सिस्को की आय का प्रति शेयर डायल्यूशन सिस्को से बहुत कम होता और सिस्को ने अपना तिमाही डिविडेंड 9 सेंट प्रति शेयर से 10 सेंट प्रति शेयर बढ़ा दिया। सिस्को ने किसी डिविडेंड का भुगतान नहीं किया। अंत में, जैसा कि वॉटन के फाइनेंस प्रोफेसर जेरेमी सीगल उल्लेख किया कि सिस्को जितनी बड़ी कोई कंपनी कभी इतनी तेज़ी से विकास नहीं कर सकती कि 60 से अधिक प्राइस अर्निंग रेशो को न्यायोचित सिद्ध कर सके। फिर 200 से अधिक पी रेशो की बात छोड़ दीजिए। जब कोई कंपनी भीमकाय हो जाती है तो उसकी ग्रोथ धीमी होनी चाहिए, अन्यथा यह सारी दुनिया को निगल जाएगी। महान अमेरिकी व्यंग्यकार एम्ब्रोस बियर्स ने ऐसी दो चीज़ों की व्याख्या करने के लिए इनकॉम्पोसिबल शब्द गढ़ा, जो अलग अलग तो बोधगम्य है लेकिन एक साथ मौजूद नहीं हो सकता। कंपनी भीमकाय हो सकती है या बड़े पी रेशो के लायक हो सकती है, लेकिन एक साथ दोनों इनकॉम्पोसिबल नहीं हो सकते। जल्दी ही सिस्को के विशालकाय महान के पहिए निकल गए। पहले 2001 में कुछ अधिग्रहणों की पुनः संरचना 1.2 बिलियन का चार्ज, अगले 2 वर्षों में 1.3 बिलियन उन्होंने उस निवेश में गंवाए। 2000 से 2002 तक पूरे समय सिस्को ने अपनी स्टॉक में 1/3 गंवाया। इस बीच सिस्को मुनाफा कमाता रहा और इस अवधि के दौरान उनके शेयर 56% बढ़ गए। जोड़ी नंबर 2, याहू और यम। 30 नवंबर 1999 को याहू शेयर 212 पर बंद हुआ, जो वर्ष के आरंभ में 79.6% था। 7 दिसंबर को शेयर 348 पर था। 5 कारोबारी दिवसों में 63.6% का मुनाफा। वर्ष समाप्त होने तक याहू लगातार बढ़ता रहा और 31 दिसंबर को 432 पर बंद हुआ। एक ही माह में यह स्टॉक दोगुने से अधिक हो गया। अपने 114 बिलियन के कुल बाजार मूल्य तक पहुंचने में इसे मोटे तौर पर 58 बिलियन का लाभ हुआ। बीती 4 तिमाही में याहू ने 433 मिलियन का रेवेन्यू और 34.9 मिलियन का शुद्ध मुनाफा हासिल किया। अतः याहू का शेयर अब रेवेन्यू के 263 गुना और आय से 3264 गुना था। याद रखें, पी रेशो यदि 25 से अधिक होता था तो ग्राहक को नापसंद होता था। याहू इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा था? 30 नवंबर को बाजार बंद होने बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने घोषणा की कि 7 दिसंबर से याहू को अपने S&P 500 इंडेक्स को जोड़ने वाले हैं। इसने याहू को इंडेक्स फंड और अन्य बड़े निवेशकों के लिए अनिवार्य होल्डिंग बना तथा मांग में इस अचानक बढ़ोतरी का शेयर कम से कम कुछ समय के लिए और बढ़ना निश्चित ही था। याहू के कुछ 90% शेयर कर्मचारियों, वेंचर कैपिटल फर्मों और अन्य प्रतिबंध धारकों के पास होने से इसके केवल कुछ ही शेयर ट्रेड हो रहे थे। तो हमारे लोगों ने केवल इसलिए इनके शेयर खरीद लिए क्योंकि वे जानते थे कि अन्य लोग इसे खरीदना चाहेंगे और भाव कोई विषय ही नहीं था। इसी बीच यम बहुत सस्ती थी। पहले पेप्सिको का हिस्सा रही कंपनी हज़ारों केंटकी फ्राइड चिकन, पिज्ज़ा हट और टेको बेल रेस्टोरेंट चलाने वाली यम ने बीती 4 तिमाही में 8 बिलियन का रेवेन्यू उत्पन्न किया, जिस पर उन्हें 633 मिलियन का मुनाफा हुआ, जो याहू से आकर 17 गुना बढ़ा था। फिर भी 1999 के अंत में यम का स्टॉक मूल्य मात्र 5.9 बिलियन याहू के पूंजीकरण से 119 था। इस भाव पर यम का शेयर इसके आय से केवल 9 गुना अधिक और रेवेन्यू से केवल 73 पर बिक रहा था। जैसा कि ग्राहम कहा करते थे, लघु अवधि में बाजार वेटिंग मशीन के जैसा है, लेकिन दीर्घावधि में यह वजन की मशीन जैसा है। याहू इस लघु अवधिक लोकप्रियता प्रतियोगिता में विजेता रहा था, लेकिन अंत में महत्व केवल इसकी आय का था, जो याहू के पास शायद ही थी। जब बाजार ने वोट देने वाली जगह वजन करना पसंद कर लिया तो तराजू पलड़ा यम की तरह झुकने लगा। 2000 से 2002 तक बीच 25% बढ़ गया है, जबकि याहू ने 92% गंवा दिए। जोड़ी नंबर 3, कॉमन वन तथा कैपिटल वन। मई 2000 में
कॉमन वन इको अभी पिछले जुलाई से सार्वजनिक रूप से ट्रेड होने लगी थी। अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी ने जो कॉरपोरेट खरीद विभाग के लिए इंटरनेट एक्सचेंज डिज़ाइन करती थी, मात्र 385 मिलियन की अस्तिया दर्शाई तथा 63 मिलियन की शुद्ध हानि और मात्र 34 मिलियन का शुद्ध रेवेन्यू रिपोर्ट किए। इस छोटी सी कंपनी का शेयर इसके आईपीओ के वक्त लगभग 900% बढ़ गया और 15 बिलियन के कुछ बाजार पूंजीकरण का स्पर्श किया था। क्या यह ओवर प्राइस था या यह बड़ा मार्केट कैप था? कॉमर्स वन के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क हॉफमैन ने एक साक्षात्कार में कहा, लेकिन हमारे लिए बड़ा बाजार भी है, हमारी मांग बहुत अधिक है। विश्लेषकों को हमारे इस वर्ष 140 मिलियन के रेवेन्यू की उम्मीद है और अतीत में हम उम्मीद से अधिक बड़े हैं। हॉफमैन ने जवाब में दो बातें अपने सामने लाई। चूँकि कॉमर्स वन पहले ही बिक्री में हर डॉलर पर 2 गंवा रही थी, यदि यह अपना रेवेन्यू 4 भी कर लेती जैसे विश्लेषकों को उम्मीद है, तो इनकी धन हानि और अधिक नहीं हो जाएगी। कॉमन वन अतीत में किन उम्मीदों से बढ़कर रही थी? कौन सा अतीत? जब पूछा गया कि क्या उनकी कंपनी की कभी मुनाफा कमा सकेगी, तो हॉफमैन का जवाब तैयार था, हम इसे लाभकारी कारोबार में बदल सकते हैं, इस पर कोई सवाल ही नहीं है। हमने 2001 में चौथी तिमाही से लाभकारी होने की योजना बनाई है। उस वर्ष विश्लेषकों हमें 250 मिलियन से अधिक का रेवेन्यू कमाते देख सकते हैं। फिर विश्लेषक परिदृश्य में आ गए। मुझे कॉमर्स वन इस स्तर पर पसंद है क्योंकि यह अरीबा नज़दीकी प्रतिद्वंदी, जिसका स्टॉक भी उनके रेवेन्यू से 400 गुना पर ट्रेड हो रहा था, से तेज़ी से बढ़ रही है। वारेनस्टाइन पेरेला इन्वेस्टमेंट बैंक की विश्लेषक जेटेन स्टिंग ने कहा, यदि यह ग्रोथ दर जारी रहती है तो कॉमर्स वन 2001 में अपनी बिक्री से 60 से 70 गुना पर ट्रेड हो रहा है। दूसरे शब्दों में मैं ऐसे स्टॉक का नाम बता सकती हूँ जो कॉमर्स वन से ज़्यादा ओवर प्राइस है, जिससे कॉमर्स वन सस्ता लगने लगेगा। दूसरे चरम सिरे पर कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्प यानी मास्टर कार्ड और वीज़ा क्रेडिट कार्ड जारी करता थी। जुलाई 1999 से मई 2000 तक इसके स्टॉक का 21.5% नुकसान हुआ। फिर भी 1999 में कैपिटल वन कुल अस्तियाँ 12 बिलियन की थी और 363 मिलियन की आय हुई, जो पिछले वर्ष 32% अधिक थी। लगभग 7.3 बिलियन के बाजार मूल्य के साथ यह स्टॉक कैपिटल वन शुद्ध आय से 20 गुना पर बिका। कैपिटल वन के सब कुछ ठीक नहीं था। कंपनी ने मुश्किल से कर्ज से रिजर्व बैंक को बढ़ाया, जो खराब हो सकता था। भले ही डिफ़ॉल्ट की दरों में मंदी दौरान उछाल आता है, लेकिन इसके शेयर का भाव संभावित समस्या से कम थोड़े जोखिम को दर्शा रहा था। इसके बाद क्या हुआ? 2001 में कॉमर्स वन ने 409 मिलियन का रेवेन्यू उत्पन्न किया। दुर्भाग्य से इसे इस रेवेन्यू पर 2.6 बिलियन या 10.30 प्रति शेयर की शुद्ध हानि हुई। वही दूसरी ओर कैपिटल वन ने 2000 से 2002 तक लगभग 2 बिलियन की शुद्ध आय अर्जित की। इन 3 वर्षों में इसका शेयर भाव 38% कम हुआ, जो संपूर्ण स्टॉक मार्केट से ज़्यादा बुरा नहीं था। कॉमन वन के हालांकि अपने मूल्य 99.7% की हानि हुई। हॉफमैन और उनके अपने विश्लेषकों की जगह ट्रेडर्स को 1999 में कॉमर्स वन की वार्षिक रिपोर्ट की ईमानदार चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए था। हम कभी मुनाफे में नहीं रहे, हम निकट भविष्य में शुद्ध हानि की उम्मीद लगा रहे हैं और हम शायद कभी लाभकारी नहीं हो सकेंगे। जोड़ी नंबर 4, पाम और 3कॉम। 2 मार्च 2000 को डेटा नेटवर्किंग कंपनी 3कॉम कॉर्प ने पाम इको में अपनी 5% हिस्सेदारी आम जनता को बेच दी। पाम स्टॉक का शेष 95% अगले कुछ ही महीनों में 3कॉम शेयरधारक को विस्तृत होने वाला था। उनके 3कॉम के प्रत्येक शेयर के लिए निवेशकों को पाम के 1.525 शेयर दिए जाने थे। तो इस तरह आप पाम के 100 शेयर 2 तरीके से ले सकते हैं, आईपीओ में अपना सस्ता बनाने का प्रयास करके या 3कॉम के 66 शेयर खरीद ले और प्रतीक्षा करें जब तक मुख्य कंपनी शेष पाम स्टॉक्स को वितरित नहीं करती। 3कॉम के हर एक शेयर पर पाम का 1.5 शेयर मिलने से आपके पास नए कंपनी के 100 शेयर हो जाएंगे और इसके साथ ही आपके पास 3कॉम के 66 शेयर होंगे। लेकिन कुछ महीनों तक कौन रुकेगा?
जहां 3Com मुकाबले सिस्को जैसे दिग्गज हो रहे थे, वही पाम हाथ पकड़े जाने वाले डिजिटल ऑर्गेनाइजर के सरगम क्षेत्र में सिरमौर थी। पाम का शेयर अपने 38 के प्रास्ताविक भाव से कूदकर 95.06 पर बंद हुआ, जो 150% पहले दिन का रिटर्न था। इस तरह पाम का मूल्य अपने पिछले 12 मास के आय से 1350 गुना अधिक था। उसी दिन 3Com के शेयर का भाव 104 से गिरकर 81 पर गया। उस दिन पाम के भाव पर ध्यान रखते हुए 3Com कितने पर बंद हुआ, यह गणित करना आसान है। 3Com का हर शेयर पाम के 1.525 शेयर पाने के पात्र था। पाम का हर शेयर 95 पर बंद हुआ। 1.525 इंटू 95 बराबर 144। सिर्फ पाम में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर 3Com प्रति शेयर की इतनी कीमत थी। इसी तरह 81.81 पर ट्रेडर्स का कहना था कि 3Com से बाकी सभी कारोबार को जोड़ने पर इनकी कीमत ऋणात्मक 63 प्रति शेयर होगी। कुल 22 बिलियन घटाना होगा। सचमुच इतिहास में कभी भी किसी भी स्टॉक का इतना मूर्खतापूर्ण भाव नहीं लगा, लेकिन इसमें एक झोल था। जैसे 3Com वास्तव में ऋणात्मक 22 बिलियन नहीं था, पाम की भी वास्तविक कीमत उसकी आय से 1350 गुना नहीं थी। 2002 के अंत में दोनों शेयर हाईटेक मंदी का शिकार बने, लेकिन यह पाम के शेयर धारक थे जिन्हें वास्तविक मार लगी, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण सहज बोध को तभी तार पर रखा दिया जब पहले खरीद लिया। जोड़ी नंबर 5, CMI और CGI। 2000 की शुरुआत में CMI इको ने धमाके से शुरुआत की, जब इसका शेयर 3 जनवरी को 163.22 को छू गया, जो इसके मात्र एक वर्ष पूर्व भाव से 1126% अधिक था। कंपनी जो इंटरनेट इंक्यूबेटर थी, कई तरह के ऑनलाइन कारोबार करने वाली स्टार्टअप फर्मों में वित्त पोषण और अधिग्रहण करती थी, जिनमें द ग्लोबकॉम और लाइकोस जैसी शुरुआत सितारा भी थे। वित्त वर्ष 1998 में जब इसका स्टॉक 98 सेंट से बढ़कर 8.52 हुआ, CMI ने इंटरनेट कंपनियों में पूर्ण आंशिक हिस्सेदारी हासिल करने में 53 मिलियन खर्च कर दिया। वित्त वर्ष 1999 में जब इसका शेयर 8.52 से बढ़कर 46 हुआ, CMI ने 104 मिलियन बाहर निकाले और 1999 के अंतिम 5 महीनों में जब इसका शेयर बढ़कर 138 पर पहुंचा, तब CMI ने अधिग्रहण पर 4.1 मिलियन खर्च किए। यह सारा धन लगभग CMI का अपना कमाया था। इसके साधारण शेयरों का मूल्य अब कुल 40 बिलियन से अधिक था। यह एक तरह से जादुई धन का घूमता हिंडोला था। CMI ने अपने शेयर जितने ज़्यादा बढ़ते, वह उतना ही अधिक खरीदारी सक्षम होती। CMI जितना खरीदने में सक्षम होता, इसका शेयर उतना ही बढ़ता जाता। पहली बार शेयर इस अफवाह के बाद बढ़े, CMI उन्हें खरीद लेता। इसके बाद जब CMI ने उन्हें अधिग्रहित किया, इसका अपना स्टॉक इसलिए बढ़ गया क्योंकि उन्होंने खुद उन्हें खरीद लिया था। किसी को परवाह नहीं थी कि CMI ने पिछले वित्त वर्ष में अपने परिचालन पर 127 मिलियन गंवाए थे। CMGI के एंडोवर मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में 70 मील से भी कम की दूरी पर वेबस्टर, मैसाचुसेट्स में कॉमर्स इको का मुख्य ऑफिस था। CGI में वह हर बात थी जो CMI में नहीं थी। यह ऑटोमोबाइल बीमा करती थी। मुख्य रूप से मैनचेस्टर के ड्राइवरों का यह पुराने उद्योग का शान स्टॉक था। 1999 में इसके शेयरों में 23% का नुकसान हुआ, जबकि इनकी शुद्ध आय 89 मिलियन थी, जो 1998 तक केवल 7% कम हुई थी। CGI ने 4% से अधिक का डिविडेंड भुगतान किया था। कुल 870 मिलियन के शुद्ध बाजार मूल्य के साथ CGI का शेयर कंपनी के 1999 में जो भी कमाया था, उससे 10 गुना में ट्रेड हो रहा था। और तभी अचानक ही जब उल्टा हो गया, CMI का जादुई धन हिंडोला झटके के साथ रुक गया। इनके .com के शेयरों का भाव बढ़ना रुक गया और सीधे नीचे आने लगे। इन्हें मुनाफे के साथ नहीं बेचा जा सकता था। CMI ने मूल्य हानि का असर उनकी आय पर भी हुआ।
कंपनी को 2000 में 1.4 बिलियन का नुकसान हुआ और 2001 में 5.5 बिलियन का और 2002 के अंत में लगभग 500 मिलियन का नुकसान हुआ। 2000 में 163 से शुरुआत करने वाले इसके शेयर अंत में 98 सेंट हो गए। यह 99.4% का नुकसान था। हालांकि उबाई पुराना CGI स्थिर आय अर्जित करता रहा और इसका शेयर 2000 में 8.5%, 2001 में 43.6% और 2002 में 2.7% बढ़ा, जो 60% का संचय लाभ था। जोड़ी नंबर 6, बॉल और स्ट्राइकर। 9 जुलाई से 23 जुलाई 2002 के बीच बॉल कॉर्प का शेयर गिरकर 43.69 से 33.48 पर आ गया। यह 24% का नुकसान था, जिससे कि कंपनी के शेयर मार्केट वैल्यू 1.9 बिलियन रह गई। इन्हीं 2 हफ्तों में स्ट्राइकर कॉर्प के शेयर 49.55 से 45.60 तक गिर गए। इस 8% गिरावट से स्ट्राइकर का मूल्य कुल 9 बिलियन रह गया। किन कारणों से इस दोनों कंपनियों की कीमत इतने कम समय में इतनी कम हो गई? स्ट्राइकर, जो ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट और सर्जिकल उपकरणों का निर्माण करती थी, उसने इन 2 सप्ताहों में के दौरान केवल एक प्रेस रिलीज जारी की। 16 जुलाई को स्ट्राइकर ने घोषणा की कि उसकी बिक्री 15% बढ़कर दूसरी तिमाही में 734 मिलियन हो गई, जबकि आय 31% बढ़कर 86 मिलियन पहुंच गई। अगले दिन शेयर 7% बढ़ गया और फिर पुनः लुढ़कर नीचे आ गया। बॉल, विख्यात बॉल जार के मूल निर्माता, जिनका उपयोग फल और सब्जियों की डिब्बाबंदी में होता है, अब औद्योगिक ग्राहकों के लिए धातु और प्लास्टिक के पैकेजिंग बना रही थी। बॉल ने उन 2 हफ्तों में एक भी प्रेस रिलीज जारी नहीं किया। हालांकि 25 जुलाई को बॉल ने रिपोर्ट की कि उसने दूसरी तिमाही में 1 बिलियन की बिक्री पर 50 मिलियन की कमाई की थी, जो 1 वर्ष पूर्व इस अवधि की शुद्ध आय में 61% का इजाफा था। उसकी आय पिछली 4 तिमाही के दौरान 152 मिलियन से अधिक की थी। स्टॉक बॉल की आय से केवल 12.5 गुना पर ट्रेड हुआ था। 1.1 बिलियन की बुक वैल्यू के साथ आप इसका शेयर कंपनी की वास्तविक आस्तिक कीमत से 1.7 गुना पर खरीद सकते थे। हालांकि बॉल पर 900 मिलियन से अधिक का कर्ज था। स्ट्राइकर अलग हालत में था। बीती 4 तिमाही से अधिक में कंपनी ने 301 मिलियन की शुद्ध कमाई की थी। स्ट्राइकर की बुक वैल्यू 570 मिलियन थी। अतः कंपनी अपने 12 माह की शुद्ध आय से 30 गुना अधिक और अपनी बुक वैल्यू से लगभग 16 गुना से भारी भरकर गुणक कर ट्रेड कर रही थी। वही दूसरी ओर 1992 से लेकर 2001 तक के दौरान स्ट्राइकर की आय 18.6% वार्षिक साथ बढ़ गई। इसके डिविडेंड में लगभग 28% प्रति वर्ष का इजाफा हुआ और 2001 में स्ट्राइकर ने भविष्य की तरक्की में ज़मीन तैयारी करने के लिए शोध विकास 142 मिलियन खर्च किए। तो फिर इन दोनों शेयरों के भाव क्यों गिरे? 9 जुलाई 23 जुलाई 2002 के बीच तब वर्ल्डकॉम दिवालिया हुई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 9,096 से गिरकर 7,702 होकर 15.3% गोता लगाया। बॉल और स्ट्राइकर की अच्छी खबरों बुरे शीर्षकों और गिरते बाजारों में खो गई, जिससे वे अपने साथ इन दोनों शेयरों को भी नीचे ले गई। हालांकि अंत में बॉल का भाव स्ट्राइकर से कम नहीं था। फिर भी यह सबक बॉल का रास्ता और स्ट्राइकर का महंगा होना नहीं था। इसकी बजाय इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को समझना होगा कि बाजार की घबराहट अच्छी कंपनियों के भाव को शानदार बना सकती है, जैसे बॉल, तथा शानदार कंपनियों के भाव को अच्छा बना सकती है, जैसे स्ट्राइकर है। बॉल का भाव 2002 के अंत में 51.19 प्रति शेयर था, जो इसके जुलाई के न्यूनतम 53% अधिक था। स्ट्राइकर वर्ष के अंत तक 67 पर था, जो 47 अधिक था। कभी कभार वैल्यू और ग्रोथ स्टॉक एक ही तरह बिकने लगते थे। आप किसी प्राथमिकता देते हैं, यह पूरी तरह आपके अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन बार्गेन दोनों में से किसी भी तरफ मिल सकता है। जोड़ी नंबर 7, नॉर्टेल और नॉर्टेक्स। फाइबर ऑप्टिक उपकरण कंपनी नॉर्टेल का नेटवर्क की 1999 की वार्षिक रिपोर्ट ने दावा किया कि वह
वित्त के लिहाज पर स्वर्णिम वर्ष था, चूँकि फरवरी 2000 में 150 बिलियन से अधिक का बाजार मूल्य था तो नॉटेल का शेयर आय से 87 गुना पर बिक रहा था, जिसका वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों ने 2000 में कंपनी के उत्पन्न करने का अनुमान लगाया। यह अनुमान कितना सटीक था? नॉटेल ने बकाया खाते, ग्राहक बिक्री जिसके बिलों का भुगतान नहीं हुआ, एक वर्ष में 1 बिलियन बढ़ गए थे। कंपनी ने इस बढ़त का कारण 1999 की चौथी तिमाही में अधिक बिक्री को बताया था। फिर भी इन्वेंट्री की 1.2 बिलियन बढ़ गई थी, जिसका मतलब था कि नॉटेल उस अधिक बिक्री से ज़्यादा तेज़ी से उपकरणों का निर्माण कर रहा था। इसी बीच नॉटेल की लंबी अवधि की लटकी प्राप्तियों ने कई वर्षों के अनुबंध के कारण अभी भुगतान नहीं हुए बिल ने 519 मिलियन से 1.4 बिलियन की छलांग लगाई और नॉटेल ने अपनी लागत, बिक्री, आम और प्रबंधन खर्च को नियंत्रित करना कठिन हो रहा था, जो 1997 में 17.6% बढ़कर 1999 में 18.7 हो गए थे। सब सामने था। नॉटेल को 1999 में 351 मिलियन का नुकसान हुआ। इसके अलावा नॉटेक इको भी थी, जो ग्लैमर परिदृश्य की इतर वस्तुओं का निर्माण करती थी। विनाइल स्लाइडिंग डोर चाइम, इको फैन, रेंज हुश, ट्रैश कॉम्पैक्ट। 1999 में नॉटेल ने 2 बिलियन की शुद्ध बिक्री से 49 मिलियन कमाए, जो 1997 में 1.1 बिलियन की बिक्री 21 मिलियन की शुद्ध आय से अधिक था। नॉटेक का प्रॉफिट मार्जिन शुद्ध आय शुद्ध बिक्री के प्रतिशत में बढ़कर 1.9% से 2.5% लगभग तिगुना हो गया। नॉटेल रेवेन्यू ओवरहेड को कम करके 19.3% से 18.1% पर ले आया था। साफ करें तो नॉटेक के विस्तार का मुख्य कारण अन्य कंपनियों को खरीदना था, न कि उसकी अपनी आंतरिक तरक्की। इससे बढ़कर नॉटेक का 1 बिलियन का कर्ज था, जो एक छोटी फर्म के लिए बड़ा बोझ था। लेकिन फरवरी 2000 में नॉटेक के शेयर का भाव उसकी 1999 की आय से मोटे तौर पर 5 गुना बढ़ा, जिससे निराशा का काफ़ी पुट था। वही दूसरी ओर नॉटेक का भाव इसकी आगामी वर्ष में संभावित कमाई की अटकलबाजी से 87 गुना था, जो आशावाद का बड़ा डोज था। सब कहने और करने के बाद विश्लेषक की प्रति शेयर 1.3 की आय भविष्यवाणी के साथ 2000 में नॉटेल 1.17 प्रति शेयर नीचे आ गई। 2002 के अंत तक नॉटेल 36 बिलियन से अधिक नुकसान में था। वही दूसरी ओर नॉटेक ने 2000 में 41 मिलियन, 2001 में 8 मिलियन और 2002 में 9 महीने में 55 मिलियन कमाई थी। इसका शेयर 2002 के वर्षांत तक 28% प्रति शेयर बढ़कर 45 हो गया, जो 63% का लाभ था। जनवरी 2003 में नॉटेक के मैनेजरों ने कंपनी को निजी बनाया और भी आम निवेशकों के 46 प्रति शेयर सभी स्टॉक खरीद लिए। इस बीच नॉटेक का स्टॉक फरवरी 2000 में 56.81 था, जो 2002 के अंत तक लुढ़क कर 1.61 हो गया। यह 97% की हानि थी। जोड़ी नंबर 8, रेड हैट और ब्राउन शू। 11 अगस्त 1999 को लिनक्स सॉफ्टवेयर डेवलपर रेड हैट इको ने पहली बार सार्वजनिक रूप से शेयर बेचे। रेड हैट खूब सरगर्म थी। शुरुआत में इसने 7 का प्रस्ताव रखा। शेयर 23 पर ट्रेड होना आरंभ हुआ और 26 पर बंद हुआ। 272% बढ़त। एक ही दिन में रेड हैट का स्टॉक ब्राउन शू के बीते 18 वर्षों से ज़्यादा चढ़ गया। 9 दिसंबर तक रेड हैट का शेयर 143 को छू गया, जो 4 महीनों में 1944% ऊपर था। इसी बीच ब्राउन शू ने भी अपने फीते कस लिए। 1878 से स्थापित यह कंपनी बस्टर ब्राउन जूतों की होलसेलर थी और अमेरिका का और कनाडा के तकरीबन 1300 फुटवेयर स्टोर चलाती थी। 11 अगस्त को ब्राउन शू का शेयर 17 प्रति शेयर था, जो 9 दिसंबर को लुढ़क कर 14 पर आ गया। संपूर्ण 1999 में ब्राउन शू के शेयर 17.6% की हानि हुई। एक अच्छे नाम और लोकप्रिय शेयर के अलावा रेड हैट में निवेशकों को और क्या मिला? 30 नवंबर को समाप्त 9 महीनों में कंपनी ने 13 मिलियन का राजस्व उत्पन्न किया,
जिस पर उसे 9 मिलियन की शुद्ध हानि हुई। रेड हैट का कारोबार किसी सड़क किनारे खोमचे के शायद ही थोड़ा बड़ा और बहुत कम आकर्षक था, लेकिन ट्रेडर्स जो सॉफ्टवेयर और इंटरनेट जैसे शब्दों को उद्भिद करते थे ने 9 दिसंबर तक रेड हैट के शेयरों का कुल मूल्य 21.3 बिलियन तक पहुंचा और ब्राउन शू पिछली 3 तिमाही से अधिक कंपनी ने 1.2 बिलियन की शुद्ध बिक्री की और 32 मिलियन की कमाई की। ब्राउन शू के पास लगभग 5% शेयर नकद और रियल एस्टेट थे। बच्चे अभी भी ब्राउन शू खरीदते हैं। फिर भी 9 दिसंबर को ब्राउन शू के शेयर का कुल मूल्य 261 मिलियन था, जो रेड हैट के आकार का मात्र 1 से 80 था, जबकि ब्राउन शू का रेवेन्यू रेड हैट से रेवेन्यू से 100 गुना था। इस भाव पर ब्राउन शू का मूल्य अपनी वार्षिक आय से 7.6 गुना और वार्षिक बिक्री से 1/4 से कम था। वही दूसरी ओर रेड हैट को कोई मुनाफा नहीं हुआ, जबकि उसके स्टॉक्स उसकी वार्षिक बिक्री से 1000 गुना अधिक पर बिके थे। रेड हैट कंपनी घाटे की तरफ चढ़ रही थी। जल्दी ही इसके शेयर के साथ भी यही होने लगा। हालांकि ब्राउन शू ने अच्छा मुनाफा कमाया और उनके शेयरधारकों ने भी। हमने क्या सीखा? बाजार ग्राम के सिद्धांतों का थोड़ा समय तो मजाक उड़ा सकता है, लेकिन अंत में यह हमेशा सही साबित होते हैं। यदि आपने कोई शेयर केवल इसलिए खरीदा है कि इसका भाव चढ़ रहा है, बजाय यह जाने कि क्या उस कंपनी का आधारभूत मूल्य बढ़ रहा है, तो आज नहीं तो कल आपको पछतावा होगा ही। यह कोई संभावना नहीं है, बल्कि निश्चितता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।